हेलो दोस्तों, तो स्टार्ट करते हैं लेक्चर नंबर 3 जो है। 2 लेक्चर्स हमारे जो है अपलोड हो चुके हैं, तो आज हम बात करते हैं लेक्चर नंबर 3 पर, ठीक है ना। तो आज का जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा इलेक्ट्रॉन थ्योरी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन थ्योरी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, ठीक है ना। इलेक्ट्रॉन थ्योरी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, जिसे हम हिंदी में यदि हम इसको बोलें तो हम बोलते हैं इसको विद्युत आवेश का इलेक्ट्रॉन सिद्धांत। विद्युत आवेश का इलेक्ट्रॉन सिद्धांत, ठीक है ना। इस सिद्धांत से आपको क्या चीज़ स्पष्ट होगी? इस सिद्धांत से आपको ये चीज़ स्पष्ट होगी, अभी तक हम आपसे बात कर रहे थे, जैसे हमने बताया था कि टाइप्स ऑफ चार्जेस अर्थात आवेशों के प्रकार के आवेश जो है 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है धनावेश, एक होता है हमारा क्या, ऋणावेश, ठीक है ना। धनावेश हम उसे बोलते हैं जिस पर इलेक्ट्रॉनों की क्या होती है, कमी होती है। तो इलेक्ट्रॉनों की कमी के कारण उत्पन्न आवेश को हम धनावेश बोलते हैं, और इलेक्ट्रॉनों की अधिकता के कारण उत्पन्न आवेश को हम ऋणावेश बोलते हैं, ठीक है ना। हमने वहाँ पर आपको उदाहरण से भी इसको जो है समझाया था कि जिस तरीके से जैसे हम कांच की छड़ को जो है रेशम के कपड़े से क्या करते थे, रगड़ते थे, तो कांच की छड़ हमारी क्या, यानी कि कांच की छड़ पर जो है हमारा धनावेश आ जाता था, ठीक है ना। और हम एबोनाइट की छड़ को जो है बिल्ली की खाल या फर से हम इसको क्या करते थे, रगड़ते थे, तो एबोनाइट की जो छड़ होती थी उस पर जो है ऋणावेश आ जाता था, ठीक है ना। इस चीज़ को हमने आपको क्या करा था, बताया था, ठीक है ना। तो वहाँ पर हम मानते थे कि ये वस्तु हमारी धनावेशित हो रही है, ये वस्तु हमारी ऋणावेशित हो रही है, ठीक है ना। लेकिन इस सिद्धांत से आपको ये चीज़ बिल्कुल स्पष्ट हो जाएगी कौन सी वस्तु धनावेशित होगी और कौन सी वस्तु हमारी क्या होगी, ऋणावेशित होगी, ठीक है ना। तो इस सिद्धांत को हम बहुत अच्छे से आपको क्या क्लियर करने वाले हैं, ठीक है ना। वहाँ पर हमने आपको एक बात जो है आपको ये भी बताई थी कि विलियम गिलबर्ट ने बताया था कि वस्तुओं को रगड़ने से 2 तरह के आवेश उत्पन्न होते हैं, ठीक ना। लेकिन नामकरण उन्होंने नहीं करा था, नामकरण करा था अमेरिकी वैज्ञानिक बेंजामिन फ्रैंकलिन ने, ठीक है ना। उन्होंने जो है इनका नामकरण किया और एक को बताया धनावेश और दूसरे को बताया क्या, ऋणावेश बताया, ठीक है ना। तो आपको एमसीक्यू में पूछा जा सकता है कि बताइए नामकरण किसने करा, तो नामकरण जो है अमेरिकी वैज्ञानिक बेंजामिन फ्रैंकलिन ने किया, ठीक है ना। और बताया किसने कि वस्तुओं को रगड़ने से 2 तरह के आवेश उत्पन्न होते हैं, तो विलियम गिलबर्ट, ठीक है ना, विलियम गिलबर्ट, ठीक है। तो चलिए इस सिद्धांत से अगर हम आपको बताना चाहें तो इस सिद्धांत में क्या बोलते हैं सिद्धांत, इस सिद्धांत ये कहता है कि प्रत्येक पदार्थ जो है परमाणु से मिलकर बना है, जैसा कि आप सभी को पता है, ठीक है ना, कि प्रत्येक पदार्थ जो है परमाणु से मिलकर के बना होता है और प्रत्येक परमाणु का जो समस्त भार होता है उसके केंद्रीय भाग में क्या होता है, समाहित होता है, ठीक है ना। जिसे हम क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं हम, न्यूक्लियस बोलते हैं, नाभिक बोलते हैं, ठीक है ना। और प्रत्येक नाभिक का जो है प्रत्येक नाभिक जो है 2 प्रकार के मौलिक कण यानी कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से मिलकर के क्या होता है, बना होता है, ठीक है ना। प्रोटॉन पर अगर हम चार्ज की बात करें तो हमारा धनात्मक होता है और न्यूट्रॉन हमारा क्या होता है, उदासीन होता है, ठीक है ना। उस पर किसी प्रकार का कोई चार्ज नहीं होता है, ठीक है। और नाभिक के चारों ओर जो है इलेक्ट्रॉन नामक जो कण होता है वो विभिन्न कक्षाओं में चक्कर काटते रहते हैं। इस पर जो है चार्ज की बात करें तो हमारा क्या होता है, ऋणात्मक होता है, ठीक है ना। इलेक्ट्रॉन पर चार्ज हमारा क्या होता है, ऋणात्मक होता है, ठीक है ना। तो अतः हम ये कह सकते हैं कि प्रत्येक इलेक्ट्रॉन का ऋणावेश परिमाण में प्रत्येक प्रोटॉन के धनावेश के क्या होता है, बराबर होता है, ठीक है ना। अर्थात प्रत्येक परमाणु के ऋणावेश की कुल मात्रा प्रत्येक परमाणु के धनावेश की कुल मात्रा के क्या होती है, बराबर होती है, ठीक है ना। इस प्रकार जो है कोई भी पदार्थ क्या होता है, विद्युत उदासीन होता है, ठीक है ना। अगर कोई बात करे कि विद्युत उदासीन से क्या तात्पर्य है, तो आप बता सकते हो कि प्रत्येक परमाणु के धनावेश की कुल मात्रा ऋणावेश की कुल मात्रा की क्या होती है, बराबर होती है, ठीक है ना। क्योंकि जितने प्रोटॉन होंगे उतने ही क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन होंगे। तो आप सोच सकते हो जितने प्रोटॉन उतने ही इलेक्ट्रॉन, तो फिर एक दूसरे को क्या कर देंगे, एक दूसरे के प्रभाव को निरस्त कर देते हैं, ठीक है ना। तो इस प्रकार कोई भी पदार्थ जो होता है वो विद्युत रूप से क्या होता है, उदासीन होता है। कोई भी चीज़ विद्युत रूप से क्या होती है, उदासीन होती है, ठीक है ना। तो अगर उदासीन ना हो तो फिर जैसे हम कहीं बात करें, अगर हम ये हमारी विद्युत रूप से उदासीन ना हो तो इस पर हम हाथ लगाएं तो हमें करंट मार दे, ठीक है ना। अरे अगर ये आवेशित हो तो हम इसको हाथ लगाएं तो हमारे करंट मार देंगे, ठीक है ना। तो कोई भी पदार्थ जो होता है विद्युत रूप से क्या होता है, उदासीन होता है, ठीक है ना। उस पर किसी प्रकार का चार्ज नहीं होता, यानी कि चार्ज कब होता है, जब उसको हम रगड़ते हैं या फिर इस तरीके से कोई क्रिया होती है, तब उस पर क्या है, आवेश उत्पन्न होता है, ठीक है ना। ठीक है, चलिए हम इस सिद्धांत को क्या करते हैं, आपको हम समझाते हैं, ठीक है ना। कि इस सिद्धांत के अनुसार देखिए,
इस सिद्धांत के अनुसार प्रत्येक पदार्थ परमाणु से मिलकर बना होता है। प्रत्येक पदार्थ परमाणु से मिलकर बना होता है। प्रत्येक पदार्थ परमाणु से मिलकर बना होता है और प्रत्येक परमाणु का समस्त भार प्रत्येक परमाणु का समस्त भार उसके केंद्रीय भाग उसके केंद्रीय भाग में समाहित होता है। जिसे नाभिक कहते हैं, जिसे नाभिक, नाभिक मतलब न्यूक्लियस। ठीक है। और नाभिक दो प्रकार के मौलिक कणों, नाभिक दो प्रकार के मौलिक कणों प्रोटॉनों तथा न्यूट्रॉनों से मिलकर बना होता है। मिलकर बना होता है। ठीक है ना। प्रोटॉन पर धनात्मक आवेश होता है तथा न्यूट्रॉन उदासीन कण होता है। न्यूट्रॉन क्या होता है? उदासीन होता है। न्यूट्रॉन पर जो है चार्ज नहीं होता है। ठीक है ना। नाभिक के चारों ओर नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन नामक कण इलेक्ट्रॉन नामक कण विभिन्न कक्षाओं में चक्कर काटते रहते हैं। इस पर ऋणात्मक चार्ज होता है। इस पर ऋणात्मक आवेश होता है। इन सभी चीज़ों से आप सभी जो है अवगत होंगे। ठीक है ना। कि जो प्रोटॉन होता है उस पर धनात्मक चार्ज होता है, न्यूट्रॉन पर कोई चार्ज नहीं होता है, इलेक्ट्रॉन पर जो है ऋणात्मक चार्ज होता है। ठीक है ना। तो आगे देखिए। अतः प्रत्येक इलेक्ट्रॉन का ऋणावेश प्रत्येक इलेक्ट्रॉन का ऋणावेश परिमाण में प्रत्येक प्रोटॉन के धनावेश के क्या होता है? बराबर होता है। प्रत्येक इलेक्ट्रॉन का ऋणावेश परिमाण में प्रत्येक प्रोटॉन के धनावेश के बराबर होता है। धनावेश के बराबर होता है। क्या होता है? बराबर होता है। ठीक है। आगे हम बात करते हैं अर्थात प्रत्येक
प्रत्येक अर्थात प्रत्येक परमाणु के प्रत्येक परमाणु के धनावेश की कुल मात्रा धनावेश की कुल मात्रा ऋणावेश की कुल मात्रा के बराबर होती है। कुल मात्रा कुल मात्रा के बराबर होती है। इस प्रकार कोई भी पदार्थ विद्युत रूप से उदासीन होता है। इस प्रकार कोई भी पदार्थ विद्युत रूप से उदासीन होता है। ठीक है, विद्युत रूप से उदासीन होता है। ठीक है, तो उदासीन का कारण ये है कि जितने प्रोटॉन होते हैं उतने ही क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो एक दूसरे के प्रभाव को क्या कर देते हैं, निरस्त कर देते हैं। ठीक है ना, तो कोई भी पदार्थ जो होता है विद्युत रूप से क्या होता है, उदासीन होता है। नहीं तो हम इस अगर उदासीन ना हो तो हम इस समय चल रहे हैं तो हमें हवा में भी झटके लगे ना। अरे मतलब कोई चीज़ अगर आवेशित है तो क्या करेगी, झटका बिल्कुल, यानी कि उस पर आवेश चार्ज है तो फिर वो झटका मारेगी। ऐसे हम यहाँ पर खड़े हैं, हमें कोई झटका हवा के द्वारा क्या हो, झटका मारा जाए। ठीक है ना, अगर हम अगर उस पर कोई चार्ज हो तो कहने का मतलब विद्युत रूप से कोई भी चीज़ कोई भी पदार्थ जो होता है वो क्या होता है, उदासीन होता है, क्योंकि उस पर जितने प्रोटॉन होते हैं उतने ही क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन होते हैं। जितने प्रोटॉन होते हैं उतने ही क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है ना, चलिए तो देखिए, जब किसी परमाणु से एक या एक से इलेक्ट्रॉन, एक या एक से अधिक इलेक्ट्रॉन निकाल लिया जाता है, एक या एक से अधिक इलेक्ट्रॉन को निकाल लिया जाता है। ठीक है, जब किसी परमाणु से एक या एक से अधिक इलेक्ट्रॉन निकाल लिया जाता है तो वो धन आवेशित हो जाती है। तो वो धनावेशित हो जाती है। अर्थात धनावेशित पिंड पर इलेक्ट्रॉन की कमी प्रदर्शित होती है। इलेक्ट्रॉन की कमी प्रदर्शित होती है। ठीक है, इसी प्रकार यदि किसी वस्तु को एक या एक से अधिक, इसी प्रकार यदि किसी वस्तु को एक या एक से अधिक इलेक्ट्रॉन दें तो वो वस्तु ऋणावेशित हो जाती है। तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा कि धनावेशित वस्तु पर इलेक्ट्रॉन की कमी प्रदर्शित होती है और ऋण आवेशित वस्तु पर इलेक्ट्रॉन की अधिकता प्रदर्शित होती है। ठीक है, तो इन सभी चीज़ों से आपको एक बात तो ये स्पष्ट हो रही होगी कि जो है आवेशित किसी वस्तु के आवेशित होने के लिए कौन उत्तरदायी होता है।
इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना, हम बार बार बात कर रहे हैं किसके, इलेक्ट्रॉन की, ठीक है ना। तो किसी वस्तु के आवेशित होने के लिए इलेक्ट्रॉन उत्तरदायी होता है, ना कि प्रोटॉन। अब प्रोटॉन क्यों नहीं होता है, क्योंकि प्रोटॉन जो होता है वह नाभिक में प्रबल आकर्षण बल से बंधा हुआ होता है, ठीक है ना, जिसे निकालना आसान नहीं होता है, ठीक है ना, जिस कारण जो है इलेक्ट्रॉन जो है वस्तु के आवेशित होने के लिए इलेक्ट्रॉन ही उत्तरदायी होता है, ठीक है ना। देखिए इस प्रकार किसी वस्तु के आवेशित होने के लिए इलेक्ट्रॉन उत्तरदायी होता है, इलेक्ट्रॉन उत्तरदायी होता है, ना कि इस प्रकार किसी वस्तु के आवेशित होने के लिए इलेक्ट्रॉन उत्तरदायी होता है, ना कि प्रोटॉन। चलिए हम केवल लिख देते हैं, केवल कि इस प्रकार किसी वस्तु के आवेशित होने के लिए केवल इलेक्ट्रॉन उत्तरदायी होता है, ना कि प्रोटॉन, ठीक है ना। क्योंकि प्रोटॉन नाभिक में प्रबल आकर्षण बल से बंधा हुआ होता है, जिसे बाहर जाओ बल से बंधा हुआ होता है, जिसे नाभिक से निकालना आसान नहीं होता, जिसे नाभिक से निकालना आसान ठीक है ना। क्योंकि प्रोटॉन नाभिक में प्रबल आकर्षण बल से क्या होता है, बंधा हुआ होता है, जिसे नाभिक से निकालना क्या है, आसान नहीं होता है। ठीक है, तो ये था हमारा जो है इलेक्ट्रॉन सिद्धांत। अब आपको जो है बातें स्पष्ट हो गई होंगी कि कौन सी वस्तु हमारी धनावेशित होगी और कौन सी वस्तु हमारी क्या होगी, ऋणावेशित होगी। ठीक है ना। तो जिस वस्तु पर इलेक्ट्रॉन की कमी प्रदर्शित होगी वो वस्तु हमारी क्या हो जाएगी, धनावेशित हो जाएगी, और जिस वस्तु पर इलेक्ट्रॉन की क्या है, अधिकता प्रदर्शित होगी, वो वस्तु हमारी क्या हो जाएगी, ऋणावेशित हो जाएगी। ठीक है ना। और कोई वस्तु विद्युत रूप से उदासीन होती है, क्योंकि प्रत्येक परमाणु का धनावेश की जो कुल मात्रा होती है वो ऋणावेश की कुल मात्रा की क्या होती है, बराबर होती है, क्योंकि जितने प्रोटॉन होते हैं उतने ही क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन होते हैं। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि कोई भी पदार्थ जो होता है वो हमारा विद्युत रूप से उदासीन होता है। ठीक है ना। तो ये था हमारा जो है इलेक्ट्रॉन थ्योरी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। अब हम नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक होगा वो है सजातीय आवेशों में प्रतिकर्षण तथा विजातीय आवेशों में आकर्षण। इस पर हम क्या करेंगे, बात करेंगे। ठीक है ना। तो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है सजातीय आवेशों में प्रतिकर्षण तथा
विजातीय आवेशों में विजातीय आवेशों में आकर्षण, ठीक है ना। सजातीय आवेशों में प्रतिकर्षण और विजातीय आवेशों में क्या होता है, आकर्षण होता है। इस चीज़ को हम क्या करेंगे, जानेंगे, ठीक है ना। अरमान लेके जाओ, बाहर निकलो, इधर ले जाओ, इधर ले जाओ, इनको ले जाओ, ठीक है। तो इस चीज़ पर हम क्या करेंगे, बात करेंगे, ठीक है ना। चलिए, तो इसका एक जो है एक्सपेरिमेंट हम एक क्या करते हैं, यहाँ पर हम प्रयोग में लाते हैं। हम क्या करते हैं, देखिए, हम एक कांच की छड़ को लेते हैं, ठीक है ना। क्या करते हैं, हम एक कांच की छड़ को हम क्या है लेते हैं, ठीक है ना, और उसको रेशम से क्या कर देते हैं, रगड़ते हैं, ठीक है ना। यानी कि जब एक कांच की छड़ को रेशम के कपड़े पर क्या है रगड़ कर उसको एक धागे से हम क्या कर देते हैं, लटका देते हैं, ठीक है ना। देखो, चलिए हम उसको साथ साथ क्या करते हैं, लिखते जाते हैं, फिर हम उसको डायग्राम से भी आपको क्या कर देंगे, दिखा देंगे, ठीक है ना। तो देखिए, जब कांच की छड़ को रेशम के कपड़े से रगड़कर उसे एक धागे से लटकाते हैं, उसे एक धागे से क्या करते हैं, लटकाते हैं, ठीक है ना। जब कांच की छड़ को रेशम के कपड़े से रगड़कर उसे एक धागे से क्या करते हैं, उसे एक धागे से हम क्या कर देते हैं, लटका देते हैं, ठीक है ना। तथा एक दूसरी कांच की छड़ को उसी तरह रेशम के कपड़े से एक दूसरी कांच की छड़ को तथा एक दूसरी कांच की छड़ को उसी तरह रेशम के कपड़े से रगड़कर लटकती हुई पहली कांच के छड़ के पास लाते हैं। लटकती हुई पहली कांच की छड़ के पास लाते हैं तो क्या होता है, तो इस क्रिया में दोनों कांच की छड़ें प्रतिकर्षित होती हैं। ठीक है ना। तो इस क्रिया में दोनों कांच की छड़ें क्या होती हैं, प्रतिकर्षित होती है, ठीक है ना। देखो कैसे, हमने जो है एक कांच की छड़ ली और उसको जो है हमने रेशम से क्या कर दिया, रगड़ दिया, ठीक है ना। देखो, ये हम एक धागा लेकर के इसको हम एक कांच की छड़ को, ये हमारे पास एक कांच की क्या है, छड़ है ये, ठीक है। एक हमारे पास ये कांच की छड़ है, ठीक है। इसको हमने क्या कर दिया, इसको हमने रेशम से क्या करते हैं, रगड़ करके इसको लटका दिया, ठीक है ना। और मैंने आपको पहले ही बताया था कि जब कांच की छड़ को जो है रेशम से क्या किया जाता है, रगड़ा जाता है, तो जो है इस पर क्या आ जाता है, धनावेश आ जाता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर जो है इस पर धनावेश आ गया। ये चीज़ हमने आपको शुरू में ही बताई थी, ठीक ना, कि जब कांच को रेशम से रगड़ा जाता है तो कांच की छड़ पर जो है धनावेश आ जाता है, ठीक है ना। और हमने एबोनाइट की छड़ के बारे में बताया था कि एबोनाइट को जब हम फर से रगड़ते हैं या बिल्ली की खाल से रगड़ते हैं तो एबोनाइट की छड़ हमारी ऋणावेशित हो जाती है, ठीक है ना। तो एक तो हमारी ये छड़ थी और दूसरी छड़ हम लेते हैं और उसको भी हमने किससे रगड़ा है, रेशम से रगड़ा हुआ है। तो इसको भी हम देखो, ये है हमारी दूसरी कांच की छड़,
और हम क्या किए हैं, इन दोनों को हमने क्या लाया है, पास पास लाया है, ठीक है ना। तो यहाँ पर आपको नजर आएगा क्या, प्रतिकर्षण। क्या नजर आएगा, प्रतिकर्षण। ये इसको इस तरफ भगाएगा और ये इसको इस तरफ क्या करेगा, भगाएगा, ठीक है ना। तो दोनों कांच की छड़ें जो होंगी वो एक दूसरे को क्या करेंगी, प्रतिकर्षित करेंगी, ठीक है ना, क्योंकि दोनों पर चार्ज क्या है, समान है, ठीक है ना। तो यहाँ पर ये हमारी पहली कांच की छड़ है, पहली कांच की छड़ है जो कि किससे रगड़ी गई है, रेशम से, रेशम के कपड़े से रगड़ी गई है, ठीक है ना। और ये हमारी क्या है, दूसरी कांच की छड़ है जो कि रेशम से रगड़ी गई है, ठीक है ना। तो यहाँ पर आपको नज़र आता है क्या, प्रतिकर्षण, ठीक है ना। अब इसी प्रयोग को यदि हम एबोनाइट की छड़ पर क्या करें, दोहराएं, ठीक है ना। देखो कैसे, इसको मैं इरेज कर रहा हूँ, आप इसको जो है नोट डाउन करते रहिएगा, ठीक है ना, वीडियो को पोस्ट करके। देखिए, इसी प्रयोग को यदि एबोनाइट है ना, इसी प्रयोग को यदि एबोनाइट की छड़ को फर से, इसी प्रयोग को यदि एबोनाइट की छड़ को, ठीक है ना, फर से रगड़कर दोहराया जाए तो उसमें भी प्रतिकर्षण नजर आता है, ठीक है ना। आप क्या करिए, दो एबोनाइट की क्या लीजिए, छड़ लीजिए, यानी कि एक एबोनाइट को भी आप जो है फर से रगड़िए और दूसरी एबोनाइट को भी किससे रगड़िए, फर से रगड़िए, या बिल्ली की खाल से उसको क्या करिए, रगड़िए, ठीक है ना। तो आपको जो है वहाँ पर भी प्रतिकर्षण नजर आएगा, ठीक है ना। जैसे चलिए, हमने कहा कि इस तरीके से हम इसको लेते हैं, और ये हमारी एक प्रकार की एबोनाइट की क्या है, छड़ है, ठीक है ना। और हमने आपको पहले ही बताया था कि जब एबोनाइट को हम फर से या बिल्ली की खाल से रगड़ते हैं तो एबोनाइट की छड़ क्या हो जाती है, ऋणावेशित हो जाती है, ठीक है ना। तो इस पर देखिए, ये ऋणावेश आ जाता है, ठीक है। और एक हम दूसरी ले लेते हैं, तो इसको जब हम पास पास क्या करेंगे, लाएंगे, तो इसमें भी आपको प्रतिकर्षण नजर आएगा। ये इसको इस तरफ करेगा और ये इसको इस तरफ करेगा, ठीक है ना। तो इसमें भी आपको क्या दिखाई देगा, प्रतिकर्षण दिखाई देगा, ठीक है ना। तो आगे हम बात करते हैं इस पर। अभी हम आपको जो है इसका ओवरव्यू एक बहुत ही छोटे शब्दों में इसको जो है हम आपको क्या करेंगे, यानी एक छोटी लाइन में हम इसको क्या कर देंगे, डिफाइन कर देंगे इन सारी चीज़ों को, ठीक है ना। बस आप इसको समझते जाइए। देखिए, परंतु इसके विपरीत यदि रेशम से रगड़ी हुई कांच की छड़, रेशम से रगड़ी हुई कांच की छड़, परंतु इसके विपरीत यदि रेशम से रगड़ी हुई कांच की छड़ जब बिल्ली की खाल से
रगड़ी हुई एबोनाइट, ठीक है ना। परंतु इसके विपरीत यदि रेशम से रगड़ी हुई कांच की छड़ जब बिल्ली की खाल से रगड़ी हुई एबोनाइट की छड़ को पास पास लाया जाता है, को पास पास लाया जाता है, तो उनमें आकर्षण होता है। क्या मैंने बताया आपको? परंतु इसके विपरीत यदि रेशम से रगड़ी हुई कांच की छड़ जब बिल्ली की खाल से रगड़ी हुई एबोनाइट की छड़ को पास पास क्या किया जाता है, लाया जाता है, तो उसमें आकर्षण होता है। ठीक है, यानी कि आप एक कांच की छड़ को रेशम से रगड़ करके जो है लीजिए और एक एबोनाइट की छड़ को जो है बिल्ली की खाल से रगड़ करके दोनों छड़ों को पास पास लाओगे तो वहाँ पर आकर्षण नजर आएगा, मतलब एक दूसरे को क्या करेगा, वो खींच लेगा। ठीक है ना। तो कहने का मतलब चित्र से मैं आपको दिखाऊं, ये हमारा क्या है, ये कांच की छड़ है, कांच की छड़ है। दूसरा हम ये हमारी क्या है, एबोनाइट की छड़ है। तो यहां पर जो है आपको आकर्षण दिखाई देगा। यहाँ पर क्या नज़र आता है आपको, आकर्षण नज़र आता है। ठीक है ना। ये दोनों छड़ें जो होती हैं एक दूसरे को क्या करती हैं, अट्रैक्ट करती हैं। ठीक है ना, आकर्षित करती हैं। ठीक है, तो कहने का मतलब कि क्या पता चला हमें, चलिए इसको मैं इरेज कर रहा हूँ। क्या पता चलता है इससे, ये पता चलता है अतः रेशम से रगड़ी हुई कांच की छड़ पर उत्पन्न आवेश, अतः रेशम से रगड़ी हुई कांच की छड़ पर उत्पन्न आवेश एबोनाइट की छड़ पर उत्पन्न आवेश से भिन्न होता है, उत्पन्न आवेश से भिन्न होता है। ठीक है ना। अतः रेशम से रगड़ी हुई कांच की छड़ पर उत्पन्न आवेश एबोनाइट की छड़ पर उत्पन्न आवेश से क्या होता है, भिन्न होता है। ठीक है ना। मतलब कांच की छड़ पर जो आवेश होता है वो हमारा धनात्मक होता है और जो एबोनाइट की छड़ पर जो उत्पन्न आवेश होता है वो हमारा क्या होता है, ऋणात्मक होता है। ठीक है ना। तो दोनों आवेश जो होते हैं वो क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं। एक पर धनात्मक होता है और एक पर हमारा क्या होता है, ऋणात्मक होता है। ठीक है ना। तो उससे ये क्या पता चलता है, इस समय ये पता चलता है कि जो सजातीय आवेश होते हैं वे एक दूसरे को तो जो है प्रतिकर्षित करते हैं और जो विजातीय आवेश होते हैं एक दूसरे को क्या करते हैं, आकर्षित करते हैं। ठीक है ना। तो इससे निष्कर्ष निकलता है, देखिए इससे निष्कर्ष निकलता है कि सजातीय आवेशों में प्रतिकर्षण तथा विजातीय आवेशों में
आकर्षण होता है। से निष्कर्ष निकलता है कि सजातीय आवेशों में प्रतिकर्षण तथा विजातीय आवेशों में क्या होता है, आकर्षण होता है। ठीक है ना। तो ये हमारा था जो है मुख्य बात कि सजातीय आवेशों में किस प्रकार प्रतिकर्षण होता है और विजातीय आवेशों में किस प्रकार जो है आकर्षण होता है। और ये जो है हमेशा आवश्यक नहीं है कि जो है कांच की छड़ को जब हम कि कांच की छड़ पर जो आवेश होगा वो हमेशा क्या होगा, धनात्मक होगा। ठीक है ना। और एबोनाइट की छड़ पर आवेश जो होगा वो क्या होगा, ऋणात्मक होगा। ठीक है ना। ये इस बात पर डिपेंड करता है कि वो किस वस्तु से जो है रगड़ी गई है। ठीक है ना। मतलब किस वस्तु से हम इसको क्या किया, रगड़े हुए हैं। ठीक है ना। तो इस बात को आपको खासा ध्यान रखना है। ठीक है ना। ये आवश्यक नहीं है, देखो हम इसको लिखे देते हैं। ठीक है ना। मुख्य पॉइंट है ये आवश्यक नहीं है कि कांच की छड़ पर हमेशा धनात्मक आवेश उत्पन्न होता है। ठीक है ना। यह आवश्यक नहीं है कि कांच की छड़ पर हमेशा धनात्मक आवेश उत्पन्न होता है तथा एबोनाइट की छड़ पर ऋणात्मक आवेश उत्पन्न होता है। बल्कि ये इस बात पर निर्भर करता है, लिख लेना, बल्कि ये इस बात पर निर्भर करता है, बल्कि ये इस बात पर निर्भर करता है कि वो किस वस्तु से रगड़ी गई है। ठीक है ना। कि वो किससे रगड़ा गया है। रगड़ा, ठीक है ना। बल्कि ये इस बात पर निर्भर करता है कि वो किससे रगड़ा गया है। ठीक है ना। उदाहरण के लिए